केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में वोटिंग समाप्त हो गई। इसके साथ ही अब सबकी नजर है नतीजों पर जो 19 मई को सामने आएंगे। 4 राज्यों के 4 मुख्यमंत्री जो मंझे हुए नेता भी हैं, उनकी किस्मत अब दांव पर लगी है। क्या तमिलनाडु में अम्मा की कुर्सी बचेगी? क्या बंगाल में दीदी की पकड़ बनी हुई है? केरल में उमन चांडी शराबबंदी का इंपैक्ट झेलेंगे? और क्या 3 बार सरकार चलाने के बाद तरुण गोगोई की उतनी ही लोकप्रियता बची है? इन सवालों पर एक संकेत तो मिल गया है। एग्जिट पोल्स के जरिए सारे पोल्स को मिलाकर आज हम विश्लेषण कर रहे हैं इस खास कार्यक्रम में। अब तक जो पोल सामने आए हैं उनमें ज्यादातर ममता बनर्जी के लिए जबरदस्त जीत दिखा रहे हैं। तमिलनाडु में परंपरा रही है कि हर चुनाव में वोटर मूड बदलते हैं और इस बार भी 93 साल के करुणानिधि आगे बताए जा रहे हैं। केरल में लेफ्ट पार्टियां उमन चांडी पर हावी होती दिख रही है और असम में बीजेपी के लिए बड़ी जीत की भविष्यवाणी है। तो आइए 5 राज्यों के एग्जिट पोल्स का एनालिसिस शुरू करते हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं खास मेहमान। बीजेपी के नेता विजय गोयल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, सीपीआई की राष्ट्रीय सचिव अमरजीत कौर, द वायर.in के फाउंडिंग एडिटर एम.के. वेणु से बात करेंगे, ईस्ट इंडिया समय के संपादक सुमंत चट्टोपाध्याय हमारे साथ हैं, फर्स्ट पोस्ट के राजनीतिक संपादक संजय सिंह और सीएसडीएस के फेलो हिलाल अहमद से भी चर्चा होगी। स्वागत है आप सबका। चूंकि एग्जिट पोल्स पर हमारा सबसे बड़ा फोकस है, इसलिए हम चर्चा शुरू करेंगे हिलाल से, जो आंकड़ों को बहुत नजदीकी से देखते हैं। हिलाल, ज्यादातर पोल्स अब ये दिखा रहा है कि ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल से शुरू करते हैं, ममता बनर्जी बिल्कुल हावी हो रही है और किसी तरह का इंपैक्ट उन पर नहीं पड़ा है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, यहां 2-3 चीजें हमें सामने रखनी पड़ेंगी एग्जिट पोल के बारे में। पहली बात तो ये कि एग्जिट पोल कैसे होता है। वो तब होता है जब आप वोट देकर बाहर निकल रहे होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया है, किसको वोट नहीं दिया। और मोबाइल की दुनिया में ये जो सवाल है, ये बड़ा पेचीदा सवाल है, तो हमको केवल इसको संभावना के तौर पर देखना चाहिए। लेकिन ये संभावनाएं काफी सटीक होती हैं। ये डिस्क्लेमर बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी हम विश्लेषण की शुरुआत करें। जी जी। और इस डिस्क्लेमर से मैं ये कहना चाहता हूं कि संकेत बहुत स्पष्ट हैं। ममता बनर्जी और देखिए लेफ्ट कांग्रेस का जो गठजोड़ था वो बुनियादी तौर पर नीचे तक नहीं पहुंच पाया है और ममता बनर्जी की जो लोकप्रियता थी वो नीचे तक उसका कहीं ना कहीं पर राजनीतिक तौर पर अनुवाद हुआ है। तो यहां पर एक सटीक तरीके से ये बात तो स्पष्ट होकर आ रही है कि लेफ्ट वापस नहीं आने वाला है। ममता बनर्जी की स्थिति जो है सुदृढ़ हुई है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें उभरकर यहां बंगाल के बारे में आ रही है वो ये आ रही है कि कहीं ना कहीं पर बीजेपी को थोड़ा बहुत फायदा जरूर हुआ है। बीजेपी अपना खाता खोले या ना खोले, लेकिन हमको ये जरूर कि जो पूर्वी राज्यों में हमें ऐसा लगता था कि भाजपा केवल नॉर्थ की पार्टी है, भाजपा के लिए खुशखबरी है कि वो ना केवल, और मुझे असम के साथ में भी ऐसा ही लग रहा है कि भाजपा ने, और इस बार बहुत इंटरेस्टिंगली अपना केवल खाता ही नहीं खोलेंगे बल्कि जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बीजेपी ने रखी, नरेंद्र मोदी को पीछे किया और ज्यादातर चीजों को क्षेत्रीयता के तौर पर उसका अनुवाद किया, तो मुझे लगता है उसका फायदा उनको वहां पर होने को है। वापस मैं ममता पर आना चाहूंगा। ममता बनर्जी ने निसंदेह वो एक लोकप्रिय नेता हैं और ये बात मुझे लगता है उन्होंने साबित कर दी। साथ ही जो लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन था पश्चिम बंगाल में, एक अनईजी अलायंस, वो शायद बैकफायर हुआ। बीजेपी के आपने बात की और थोड़े वो नंबर्स को देख लेते हैं जिस तरह से आए हैं। सी वोटर के पोल के मुताबिक 4 सीट मिल सकती है बीजेपी को पश्चिम बंगाल में। एबीपी आनंदा का प्रेडिक्शन है कि 5 सीट मिल सकती है। एक्सिस माई इंडिया भी 1 से 5 सीट की बात कर रहा है। एबीपी आनंदा 1 सीट की बात कर रहा है, माफ कीजिए। और चाणक्य ने 14 सीट तक की प्रेडिक्शन की है। विजय गोयल जी, बीजेपी आज ये सारे एग्जिट पोल्स को देखकर बहुत ही खुश होगी। असम आपको मिल रहा है, डिसाइसिव जीत मिल रही है इन पोल्स के मुताबिक। पश्चिम बंगाल में खाता खुल रहा है, तमिलनाडु में प्रदर्शन सुधर रहा है और केरल में भी 1 सीट मिल सकती है। हालांकि इस पर अलग पोल्स की अलग अलग राय है। तमन्ना, मैं समझता हूं कि हमारे लिए ये काफी संतोषजनक है। इसका मतलब ये तो नहीं मैं कहूंगा कि हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, हम इससे आगे भी बढ़ जा सकते हैं। किंतु आसाम के अंदर, जहां मैं पहले प्रभारी भी रहा हूं, मैं समझता हूं कि हम बहुमत से वहां पर सरकार बनाएंगे, क्योंकि वहां
जो पिछले दिनों कांग्रेस की सरकार चल रही थी वहां उसके खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी थी। और अगर आप देखोगे तो जो मोदी जी ने नारा दिया था कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और दूसरी चीजें गलत हो रही थी तो भाई कांग्रेस मुक्त भारत होगा, तो आप देखेंगे कि चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो केरल हो, तमिलनाडु हो, पांडिचेरी हो या चौथा राज्य हो, आसाम हो, इन सब में से कम कांग्रेस का सफाया बुरी तरह से हो रहा है। बीजेपी आसाम में सरकार बनाई जा रही है। बंगाल के अंदर हम काफी अच्छी उम्मीद करते हैं। बंगाल में असेंबली में जहां हमारे को सिर्फ 4 से 5% वोट मिला था और लोकसभा में बढ़ के हमने 12% की और ज्यादा बढ़त ले ली थी और बहुत सी सीटों पे हम फर्स्ट और सेकंड थे। मैं बंगाल में भी काफी आशावस्थ हूं कि बंगाल के अंदर भी हमारा प्रदर्शन काफी अच्छा होगा। बहुत से लोगों ने 14 सीट तक हमको बंगाल के अंदर दिया है। मैं समझता हूं कि शायद हम इससे आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि लेकिन बंगाल के अंदर विजय गोयल जी, लेकिन बंगाल में जितना एक स्ट्रॉन्ग आप लोग ने कैंपेन चलाया ममता बनर्जी के खिलाफ, उसका कुछ लोग कहेंगे इस विश्लेषण के बाद, अगर ये नंबर सही आए, कि उल्टा इंपैक्ट पड़ा है। ममता बनर्जी बहुत ही कंफर्टेबली जीत रही है, अच्छे नंबर के साथ जीत रही है। कुछ पोस्ट 253 तक दे रहे हैं टीएमसी को। देखिए तमन्ना, आप ये बात तो मानेंगे कि बंगाल के अंदर कभी हमारा बहुत ही अच्छे पिछले सालों के अंदर प्रदर्शन रहा हो, ऐसा नहीं है। किंतु हमने एक ममता बनर्जी को चैलेंज, चुनौती और स्ट्रेटेजी बनाकर हमने ये कहा है कि हम ही उसको चुनौती दे सकते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि हमने अपने प्रचार और प्रसार में किसी तरह की कमी नहीं रखी है, क्योंकि लेफ्ट के प्रति वहां लोगों का मोह भंग होता जा रहा है। तो ममता के सामने हम ही आगे भविष्य में खड़ा होना चाहते हैं, इसलिए हमने उस स्ट्रेटेजी को रखा है। उसमें हमने ये ध्यान नहीं दिया कि ममता को कितनी सीट मिलेंगी और कितनी नहीं मिलेंगी। ओके, प्रियंका चतुर्वेदी जी, विजय गोयल ने बात की कांग्रेस मुक्त भारत की। इन पोल्स के मुताबिक जो आज एग्जिट पोल्स आए हैं, असम हाथ से निकल कर जा रहा है, आपके केरल हाथ से निकल कर जा रहा है, लेफ्ट के साथ जो गठबंधन किया है पश्चिम बंगाल में वो बैकफायर हो रहा है। क्या आपका पहला कमेंट है इस पर? नहीं, सबसे पहला कमेंट तो ये होगा कि मैं एग्जिट पोल्स को लेकर भले ही हम टिप्पणी कर रहे हैं, पर एग्जिट पोल्स पे ना ध्यान रखते हुए हम 19 तारीख का इंतजार करेंगे। दूसरी रही बात विजय गोयल जी की, विजय गोयल जी, बड़ा दुख होता है कि सेंटर में आपकी सरकार है, इतना आप लोग अपने आप को स्ट्रांग बताते हैं, फिर भी आपका निशाना ये रहता है कि हम कांग्रेस को हराएं। आपका निशाना ये नहीं होता है हम भारतीय जनता पार्टी को जीत दें। तो आपकी जो आर्ग्यूमेंट भी हैं इतनी नेगेटिव हैं, उसी से स्पष्ट होता है कि आपका एम और एम्बिशन क्या है, कि आपको गवर्नेंस देना है या आपका प्रियंका ये है कि प्रियंका आप बिल्कुल विजय गोयल जी पर अलग रखते हुए आप टिप्पणी करें। तमन्ना, इट्स सच अ रिक्वेस्ट, तमन्ना इट्स अ रिक्वेस्ट। मैं जब भी कुछ बोलती हूँ आप लोग बीच में टिप्पणी देते हैं, मेरा खत्म हो जाने दीजिए। आप मुझे जो भी सवाल पूछना है मुझसे जरूर पूछिएगा, पर मेरी बात तो खत्म हो जाने दिया करें। क्योंकि एक थॉट प्रोसेस होता है, वो खत्म हो जाता है। आप बीच में सवाल पूछ लेती हैं, फिर मुझे नहीं पता मैं जवाब क्या दूं। आपने पहले सवाल का जवाब 10 सेकंड से मैंने कुछ नहीं बोला है, मैं 10 सेकंड से मैंने कुछ नहीं बोला है और आप जवाब पर नहीं आए हैं। थैंक यू सो मच। ओके, Very grateful. Please continue. Very grateful. What is the question? I'm sorry, I forgot the question. मैं इतना ही पॉइंट मैं कर रही थी कि आप बिल्कुल नहीं, आपको सवाल वापस दोहराना पड़ेगा। आप बिल्कुल विजय गोयल जी पर टिप्पणी करें, आप अटैक करें, लेकिन बस जो अभी एग्जिट पोल्स आए हैं और अलग अलग एजेंसीज के आए हैं, कोई एक मैं नहीं बता रही हूँ, और एग्जिट पोल्स को हर पार्टी कहती है कि हम नहीं मानते, तो वो डिस्क्लेमर पहले हिलाल ने भी दे दिया है कि ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा लगाया है बीजेपी ने, अगर ये सही आएंगे पोस्ट तो उसकी तरफ आप एक कदम बढ़े या नहीं? असम और केरल हाथ से जा रहा है, ये मेरा सवाल है आपसे। देखिए ऐसा है, लोकतंत्र है। एक समय पे भारतीय जनता पार्टी भी पार्लियामेंट में 2 सीट लेकर बैठती थी, वो भी आगे बढ़े हैं। कभी लोग जिताते हैं, कभी लोग हराते भी हैं, और ये प्रजातंत्र का खेल है। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नहीं है। हमें जो 15 साल सरकार हमें चलाने का मौका दिया असम की जनता ने, हम उनके शुक्रगुजार हैं और हमने हर तरीके से कोशिश की कि जो हमने वादे किए थे उस पर हम खरे उतरे। इसके बाद 19 तारीख तय करेगा कि क्या हम हारे हैं कि यहाँ क्या हम जीतेंगे। दूसरी चीज मैं यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहना चाहूँ कि अगर हम एग्जिट पोल्स की बार बार बात करते हैं, मैंने इसलिए पहले डिस्क्लेमर दिया
क्योंकि एग्जिट पोल्स हमने अभी बहुत रिसेंटली बिहार चुनाव में भी देखे हैं कि क्या हुआ है, नतीजा आया है। 180 भारतीय जनता पार्टी को बोला था, 85 पे सिमट कर भारतीय जनता पार्टी बिहार में रह गई। तो अगर हम इस पर टिप्पणी ना कर अगर ये गौर ज्यादा रखें कि 19 तारीख को क्या रिजल्ट होगा, तो मैं उसके हिसाब से मैं बात कर सकती हूँ। हमने क्या अपनी सरकार चलाई, 15 साल लोगों ने हम पे विश्वास जताया, हमें पूरा करने की कोशिश की, तो हम बिल्कुल उस उम्मीद में खड़े हैं कि शायद लोग हमें वापस एक 5 साल का टर्म देंगे। मैं समझती हूँ प्रियंका कि आज ये नंबर्स अनकंफर्टेबल लग रहे हैं, लेकिन उसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। इसको इग्नोर हम नहीं कर पाएंगे। अब अमरजीत जी से पूछते हैं। अनकंफर्टेबल एग्जिट पोल्स तो मैं कब से 2 साल से करती आ रही हूँ, पर एग्जिट पोल्स कभी करेक्ट आए नहीं है। ओके, अमरजीत जी कांग्रेस के साथ जो गठबंधन था वो बैकफायर कर गया है बंगाल में, ये आप अब मानेंगी एग्जिट पोल्स के नंबर्स को देखते हुए? और दूसरी तरफ जो केरल में आपकी वापसी बताई जा रही है, जो केरल में आपकी वापसी बताई जा रही है वो भी बहुत ही कम मार्जिन के साथ, तो अभी भी पूरी तरह से आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो सकते हैं वहां पर। पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि आप बैकफायर तो कहते अगर केरल के अंदर उसका इम्पैक्ट नजर आता, वो नहीं नजर आ रहा है। लेकिन 19 तारीख के बाद इस बात का विश्लेषण लिया जाएगा कि क्या सही था क्या गलत था। पर दूसरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये कहना चाह रही हूँ, जहाँ तक केरल का प्रश्न है वहाँ पर वापसी तो सुनिश्चित है, कम मार्जिन से है ज्यादा से है वो कुछ भी हो, लेकिन हर एग्जिट पोल ये तो बता ही रहा है मोटा मोटी कि एलडीएफ का अपर एज है। किसी ने ये नहीं कहा है कि यूडीएफ का अपर एज है। जैसे बंगाल के लिए हर कोई कह रहा है कि टीएमसी का अपर एज है और लेफ्ट फ्रंट का अपर एज नहीं है, उसको हम मानते हैं। और जब अगर असम की बात करेंगे तो उसमें मैं ये सीधे सीधे कहना चाहूंगी कि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी के अलावा जो बीजेपी ने अलायंसेस किए प्लस जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स खेली उसका उनको गेन मिलेगा, जो दिख रहा है सभी जितने भी एग्जिट पोल हैं। लेकिन इतना गैप होगा उसका मुझे अभी भी डाउट लग रहा है। और जहां तक तमिलनाडु का सवाल है उसमें तो एग्जिट पोल बहुत ही एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में बता रहे हैं, पर ये मैं कंसीड करने को बिल्कुल तैयार हूं कि अन्ना डीएमके और डीएमके के बीच में ही मुकाबला है। और थर्ड फ्रंट को जिस तरीके की एक थ्री कॉर्नर एक कंटेस्ट बीच में बनता जो दिखा था वो लास्ट में आते आते उस तरीके का बेनिफिट हमें बहुत थोड़ी जगहों के ऊपर मिलेगा, ये मैं कह सकती हूँ हमारे फ्रंट को। लेकिन स्थिति पहले से अच्छी होगी वाम पक्ष की लोकसभा चुनाव के मुकाबले में, असेंबली चुनाव के मुकाबले में, तो मैं ये कहूंगी कि लेफ्ट का वहां पर नुकसान होगा जहां तक तमिलनाडु का प्रश्न है। केरला में ऑफ कोर्स हमको गेन आ रहा है और वेस्ट बंगाल के अंदर भी मैं ये कहूंगी कि हमारा गेन होगा। गेन इन द सेंस कि पिछली स्थितियों से ऊपर आने की बात है। ये कह देना कि वेस्ट बंगाल से में लेफ्ट की जगह बीजेपी अल्टरनेटिव बनेगा, ये तो बंगाल की जनता अभी भी नहीं कह रही है। तो लड़ाई तो टीएमसी और लेफ्ट फ्रंट में ही है, ये बात तो कम से कम विजय गोयल जी को कंसीड कर लेनी चाहिए जब मैं असम की रियलिटी को कंसीड कर रही हूँ। तो लेफ्ट को बंगाल की पॉलिटिक्स से दूर किया ही नहीं जा सकता है, अब नहीं तो आगे। लेकिन लेफ्ट वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी आशा का हमेशा संदेश रखता है। ओके, ये बहुत ही अमरजीत जी आपके बारे में एक बढ़िया चीज मुझे लगता है कि आप हमेशा बहुत ही ऑनेस्टली विश्लेषण करती हैं। आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है इस पैनल पर, लेकिन आप मान रही है कि बंगाल में चांसेस कम ही लग रहे हैं। आप मान रही है कि जो स्थिति आ रही है वो लगभग आपका भी विश्लेषण वैसा ही है। सुमन चट्टोपाध्याय जी, बंगाल में ऐसा क्या है जो ममता बनर्जी ने किया है कि इतना विश्वास नजर आ रहा है उन पर? जो नंबर्स आ रहे हैं वो दिखाने कि पिछले समय के नंबर को भी वो बीट कर जाएंगी, कुछ ऐसे प्रिडिक्शंस हैं। और चाहे शारदा हो, स्कैम हो, जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ा है। देखिए, बात यह है कि जो बंगाल में जो पॉलिटिकल स्टेटस को था लोकसभा चुनाव की बाद में, वही बिल्कुल नजर आ रहा है कि उसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं हुआ है। लेफ्ट और कांग्रेस की अलायंस का खासियत ये है कि 200 सीट की ऊपर ज्यादा सीट में इसका कोई असर होने का संभावना ही नहीं था, क्योंकि कांग्रेस एज ए पार्टी डज नॉट एग्जिस्ट इन दोज 200 ऑड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसका नतीजा ये हुआ है
कि ये ऑन पेपर गठबंधन था, लेकिन जमीन पे इसका कोई असर हुआ नहीं। दूसरा बात यह है कि जो ट्रेडिशनल कांग्रेस वोटर्स है, जो सीपीआईएम को उनका ट्रेडिशनल एनिमी समझते हैं और सीपीएम के जमाने में जिसकी परिवार में बहुत सारे शहीद हुए हैं, उनको टॉर्चर को मुकाबला करना पड़ा है, वो जो कांग्रेस का वोटर लोग है, वो लोग इस गठबंधन को माना नहीं और उसमें से एक साइजेबल परसेंटेज मेरे ख्याल से वो टीएमसी का पक्ष में चला गया था। ये दूसरा बात है। तीसरा ये था कि बीजेपी क्या करेंगे, कैसे परफॉर्मेंस होगा, दैट वाज ए वेरी क्रूशियल फैक्टर जी। जो ये अलायंस सोचा था कि बीजेपी का वोट बिल्कुल नीचे गिर जाएगा और उसका फायदा अलायंस लेगा, लेकिन जो नतीजा निकल के आ रहा है इससे मालूम हो रहा है कि बीजेपी का वोट शेयर अभी भी बंगाल में 10-11% हो सकता है, एंड इफ इट इज 10-11% तब तो इन अ ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट ममता ऑलवेज हैड एन एज, एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द ये काफी इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। बीजेपी जितनी स्ट्रांग हुई है उसने ममता को मदद की है। संजय सिंह जी, असम में भी देखिए, असम भी एक बहुत ही अमेजिंग टर्न अराउंड होगा बीजेपी के लिए, और इसकी चर्चा हो रही थी पिछले कुछ दिनों से। एग्जिट पोल्स को अगर हम ज्यादातर सही माने तो ये बता रहे हैं कि बिल्कुल तरुण गोगोई एग्जिट पर है और एंटी इनकम्बेंसी इस बार हावी हो रही है, बीजेपी को उसका फायदा मिल रहा है। देखिए तमन्ना, इसमें दो पहलू हैं, एक कांग्रेस का और दूसरा बीजेपी का। अगर बीजेपी के पर्सपेक्टिव से देखिए तो बिहार और दिल्ली की बुरी हार के बाद असम में जहां वो 5-6 की संख्या पे थे, वहां से सीधा क्लियर मेजॉरिटी मार्क पे जाना बहुत बड़ी चीज है। वो भी एक ऐसे प्रदेश में जहां मुस्लिम की आबादी संख्या काफी ज्यादा है, और ये किस तरह से आगे पॉलिटिक्स में या गवर्नेंस में पैन आउट करता है वो एक अलग विषय होगा। दूसरा, अगर आप उस केस में मतलब अमित शाह, नरेंद्र मोदी, वो तमाम, क्योंकि अगर पिछले चुनाव में आप कहें कि उनकी लहर खत्म हो गई, प्रभाव खत्म हो गया, तो बीजेपी कहेगी कि वो प्रभाव हमारे पास है और वापस है। अगर कांग्रेस के लिए देखेंगी तो 3 टर्म के बाद शीला दीक्षित वाइप आउट, 3 टर्म के बाद वो तरुण गोगोई वाइप आउट। कांग्रेस का लगातार एक के बाद एक किले वो ढहे जा रहे हैं। और अगर ओमन चांडी को गिने तो केरल से भी निकल रहे हैं। आप देखिए इसके बाद पोल भी वाइप आउट नहीं दिखा रहा है। आई एम सॉरी टू से, सी वोटर न्यूज नेशन का एग्जिट पोल देखिए। ठीक है, एग्जिट पोल का ब्रॉडली जो ट्रेंड आया है उसी ट्रेंड के मुताबिक फाइनल रिजल्ट आया है प्रियंका जी, ये भी एक हकीकत है। उसके बाद कांग्रेस वाइप आउट नहीं, यू कांट यूज द रॉन्ग वर्ड, आई एम सॉरी। अच्छा चलिए, आप कह सकते हैं हारते हुए दिख रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते वाइप आउट हो रहा है। सत्ता से अगर हट गए, सॉरी बट यूज द राइट सत्ता से अगर हट गए तो उससे क्या कहेंगी आप? नहीं, बिल्कुल विश्लेषण करें पर सही वर्ड्स का इस्तेमाल करें ना। मतलब वो अपने विश्लेषण, प्रियंका जी आप चाहते हैं कि संजय सिंह जो पॉलिटिकल एडिटर है फर्स्ट पोस्ट के, पहले अपना विश्लेषण का ड्राफ्ट आपको भेज दें, फिर आप बताएं उनको एडिट करके कि उसमें वो कौन से शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर वो करें अपना विश्लेषण। आप नहीं, मैं एडिट करने की बात नहीं, अगर आपत्ति है उनकी बात से तो आप रिफ्यूट कीजिए। नहीं है, अगर हम आंकड़ों के एग्जिट पोल के बेसिस पे चलिए सरकार से बाहर हो गए, चलिए एनालिसिस कर रहे हैं, सरकार से अगर बाहर, फेयर टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, सरकार से बाहर बोल दीजिए, क्लोज कंटेस्ट बोल दीजिए। स्लाइड आपको सेंसरशिप, स्लाइड आपके लिए सेंसरशिप अलाउ करती हूँ, प्रियंका चतुर्वेदी का स्लाइड सेंसरशिप अलाउ करती हूँ। आप वाइप आउट सत्ता से अगर बाहर हो जाते हैं, सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो बड़ा स्टेट सिर्फ एक कर्नाटका बचता है। वहां कांग्रेस के साथ सिद्धारमैया का पर्सनल इन्फ्लुएंस भी काफी काम करता था। उसके बाद मतलब बाकी सारे छोटे स्टेट हैं। ये एक सोच का विषय है। बीजेपी कहेगी कि हम 1-2 सीट अगर खाता वो खोल लेते हैं, वो केरला में और जहां भी। देखिए कुल मिलाकर के सम एंड सब्सटेंस ये है कि अगर ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी है, उन्होंने काम किया है, तो वो लोग चाहे आप जो भी उनके ऊपर आरोप लगे, लोग उस चीज को बाई नहीं करते। बिहार में भी बाई नहीं किया लोगों ने, मतलब बाकी और रीजनल प्लेयर्स के लिए बाई नहीं किया। वो जीत करके अगर आ जाती हैं, तमिलनाडु में मतलब इधर वे रिवॉल्विंग डोर की चली है, इस बार पता नहीं क्या होता है। तो इसके जो आयाम है ये काफी इंटरेस्टिंग, वो जिस तरह के एग्जिट पोल्स आए हैं वो है। जी बिल्कुल। विजय गोयल जी आप कुछ कहना चाहते? तमिलनाडु में बता रहे हैं कि डीएमके वापस आ सकती है और एआईएडीएमके पीछे निकल सकते हैं। जो तमिलनाडु की एक प्रथा है कि हर चुनाव में वोटर मूड बदलते हैं और सामने वाली पार्टी को चुनते हैं, वही चलते रहेगा।
देखो, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात, कांग्रेस जो है ना, वो तो ऐसे तो प्रियंका जी ने मान ही लिया है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। कांग्रेस तो अब साड़ी का पल्लू पकड़ लेती है किसी का भी, चाहे वो बिहार के अंदर हो, चाहे वो तमिलनाडु में, या किसी को भी, ताकि उनको उसके साथ साथ 2-4 सीटें कुछ मिल जाएं तो वो अपना अस्तित्व को बचाए रखें। जहां तक ये सारे राज्यों के चुनाव हैं, उसके अंदर एक बात तो बिल्कुल ठीक है कि मोदी सरकार ने जितने काम किए हैं, मोदी सरकार ने जितने काम किए हैं, अपना इतिहास ना भूलें। नहीं, मेरा वो इतिहास तो था, होता है ना। अब तो हम वर्तमान के अंदर हैं, और वर्तमान में इस समय लोग जो है वो एनडीए की सरकार को, मोदी सरकार को, मोदी को प्रधानमंत्री लाइक कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा सारे राज्यों के अंदर सर, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। नहीं, पहले हम जाएंगे एमके वेणु के पास, किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। TheWire.in के फाउंडिंग एडिटर भी हमारे साथ मौजूद है, एमके वेणु जी। फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ, विजय गोयल और प्रियंका जी, अमरजीत कौर जी आपसे भी बात करेंगे। ओवरऑल पिक्चर की हम बात करेंगे, और इसमें 4 जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इन स्टेट्स के मुख्यमंत्री हैं, रीजनल सत्रप्स हैं, स्ट्रांग लीडर्स हैं, उनका एक तरह से भविष्य दांव पर लगा हुआ है, ऑब्वियसली उनकी पार्टियों की भी। तो तरुण गोगोई के लिए बुरी खबर है, ये बात तो साफ नजर आ रही है। इन पोल्स के मुताबिक जयललिता शायद नहीं बचा पाए अपनी कुर्सी। हालांकि तमिलनाडु में कोई भी प्रिडिक्शन करना हमेशा जोखिम भरा हुआ होता है, और उमन चांडी को भी शायद केरल की जनता बाहर का रास्ता दिखा दे। देखिए, मेरा विश्लेषण आप 4 चुनाव को लेंगे तो ये होगा कि मैं प्योरली स्टैटिस्टिकली बात कर रहा हूं कि वोट शेयर कांग्रेस को तो झटका लगेगा, मगर बीजेपी का भी जो वोट शेयर था 2014 के तुलना में सब जगह गिरेगा। जैसे सुमन बोल रहे थे बंगाल में उनको 17.5% वोट शेयर मिला था 2014 में, वो गिर के मेरे ख्याल 10 के आसपास आएगा। और असम में भी 2014 में पीक कर गई थी बीजेपी, मेरे ख्याल 36% वोट शेयर था बीजेपी का। अब मैं नहीं समझता कि उनको 36 मिलेगा। अलायंस में सरकार जरूर बनाएगी, मगर वो हेमंत बिस्वाल है जो कांग्रेस से जो ब्रेकअवे लीडर थे, उनके साथ मिलकर बनाएंगे। तो अगर ओवरऑल देखें तो रीजनल पार्टी, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे डीएमके हो या एआईडीएमके, दोनों में जो भी रीजनल पार्टीज का और स्ट्रेंथनिंग हो रहा है। और ये मेरा दावा है कि आगे जाके आप इसको यूपी में भी देखेंगे, और नेशनल पार्टीज जो हैं उनका स्टैग्नेशन है मेरे हिसाब से आज की तारीख में। ओके, उस नेशनल पार्टी के स्टैग्नेशन में अब प्रियंका जी आप किस तरह से पिक्चर देखती हैं? और अब हम सीरियस विश्लेषण कर रहे हैं, हम सीरियस एनालिसिस कर रहे हैं नंबर्स के बेसिस पर, क्योंकि आज हमारे पास ये बेसिस है, अलग अलग जगहों के एग्जिट पोल्स हैं। कैसी पिक्चर आपको नजर आ रही है इसमें? नहीं, देखिए, असम को लेकर तो 3 टर्म्स हमारे हुए हैं। एंटी इनकम्बेंसी येस वाज वन फैक्टर, और अभी बताया गया किस तरीके से असम में जिस तरीके की राजनीति करने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, जो अलायंसेस, अपॉर्चुनिस्टिक अलायंसेस स्टिच अप किए हैं, जहां पे एजीएफ के साथ अभी भी उनकी आंख में आंख से नहीं देखा जाता है। तो किस तरीके से अगर ये इनके पास इतना वोट्स आते भी हैं, सरकार बनाते भी हैं, किस तरीके से ये सरकार चलती है, वो भी एक सवाल, प्रश्न चिन्ह उठाता है। तमिलनाडु में भी एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं, उसमें दिखा रहे हैं एज अलायंस पार्टनर हम डीएमके आगे आ रही है। तो देखते हैं, जैसे मैंने कहा 19 तारीख को ही पता चलेगा। अभी केरला में भी ज्यादा एग्जिट पोल से क्लियर नहीं आ रहा है, पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है, क्लैरिटी नहीं है कि यूडीएफ आएगा या एलडीएफ आएगा। तो एंड स्विंग्स इतने हैं, आप देखिए कितनी डिस्पैरिटी है बिटवीन ऑल दी एग्जिट पोल्स। सी वोटर कुछ दिखा रहा है असम में, और दूसरा पोल कुछ और दिखा रहा है। तो मैं इसीलिए आई विल वांट टू प्ले द बैलेंसिंग कार्ड हियर कि अभी 19 तारीख को, लेकिन असम में बिल्कुल प्रियंका जी, हाँ, ये बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ प्रियंका जी, असम में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी क्या असम में एयूडीएफ से गठबंधन नहीं करना एक स्ट्रेटेजिक भूल थी?
ऐसे भी खबरें आ रही थी कि आपके लोकल यूनिट के कुछ ईगोज उसमें इन्वॉल्व थे, शायद आपके मुख्यमंत्री के भी ईगोज इन्वॉल्व थे। AUDF से आप लोग ने गठबंधन नहीं किया और क्या उसका शायद खामियाजा भरना पड़ेगा? नहीं, देखिए, हाइंडसाइट पे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं क्या सही किया, क्या गलत हुआ, क्या इक्वेशंस राइट हैं, क्या इक्वेशंस रॉन्ग हैं। पर अभी भी ये एकदम ऐसा होगा जैसे जंपिंग द गन है, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। ये इमीडिएट एनालिसिस है एग्जिट पोल्स का आफ्टर द पोल्स हैव एंडेड। तो जब आएंगे नतीजे सामने आएंगे, 1-2 दिन और भी हैं, जब नतीजे सामने आएंगे तब स्पष्ट हो जाएगा और तब बैठकर हम एनालाइज करेंगे कि कहाँ सही गए, कहाँ गलत गए और क्या हमारा आने वाले समय में हमारी रणनीति रहेगी। जी अमरजीत कौर, इंटरेस्टिंग पहलू ये भी देखिए कि तमिलनाडु में अगर DMK जीती है तो 90+ के करुणानिधि को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए लोग वोट देते हैं, जिस देश में डेमोग्राफिक प्रोफाइल हम कहते हैं कि काफी यंग। अच्छा, और केरल में 92 साल के VS अच्युतानंदन, 2 चीफ मिनिस्टर ऐसे होंगे जो 90+ के होंगे और ये बता करके कि ये चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं। ये मतलब अपने आप में एक अजीब सा, आप इसे चाहे जो भी शब्द दीजिए, जो भी एडजेक्टिव दीजिए, ये इस इलेक्शन का काफी इंटरेस्टिंग पहलू है कि एक यंग इंडिया जिसके डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बार बार बात होती है, वहां 2 ऐसे लोग आ रहे हैं लोकप्रिय नेता होकर के फिर से। नहीं, और बिल्कुल उमन चांडी के लिए तो ये सवाल भी बनता है, आगे मैं वेणु से पूछूंगी, लेकिन उससे पहले अमरजीत जी। मैं 2-3 बात कहना चाहती हूँ। वेणु जी ने जो ये कहा कि ओवरऑल बीजेपी की बहुत जगह पे वोट परसेंटेज गिरेगी, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ और इसीलिए वेस्ट बंगाल के ऊपर मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस सिचुएशन में जो हमको डाउट लग रहा था कि बीजेपी का जो परसेंटेज वोट गिरेगा, वे टैक्टिकली उस परसेंटेज वोट को TMC को शिफ्ट करेंगे। ये तो ये लगभग 7% 8% अगर वोट उनका गिरता है और वो TMC के पाले में गिरता है तो उसका बेनिफिट नेचुरली TMC को दिखेगा ही 19 को जब नतीजे आते हैं। उसके बावजूद भी लेफ्ट फ्रंट पहले से काफी बेहतर करेगा इस अलायंस में, ये मैं कहना चाहती हूँ। जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, उसमें भी मैं ये कहूंगी कि क्लोज कंटेस्ट है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इवन दो DMK और कांग्रेस का एज दिखाया जा रहा है, वो मैं कहना चाहूंगी। लेकिन केरला को मैं मानती हूँ कि इन एनी केस कितना भी मार्जिन हो, लेकिन LDF वहां पर सीट को ले पाएगी। पर असम पे मैं सीधे सीधे कहना चाहती हूँ, ये गोयल जी ने बड़े आराम से बोल दिया कि कांग्रेस ये अलायंसेस करती है, हमें इस तरीके की और बड़ा अजीब सा गंदा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, वो हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप भी तो अलाइज ढूंढे केरला में, अकेले नहीं खड़ी बीजेपी, असम में भी अलाइज ढूंढे। अगर AGP को साथ नहीं लेते थे और जो बोडोलैंड के ग्रुप्स को साथ नहीं लेते थे, अकेले असम में लड़ती थी बीजेपी जैसे कांग्रेस लड़ी है, तो फिर क्या तरुण गोगोई की एंटी इनकम्बेंसी को ये फेल कर पाते थे? तो इसलिए इस तरीके से कह देना कि हम तो अलायंस नहीं करते दूसरे करते, ऐसा कुछ भी ट्रुथ नहीं है। ट्रुथ यही है कि अलायंस ढूंढता है, उस रियलिटी को मानना चाहिए हमको। और इसीलिए असम में आप अलायंस की वजह से और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की वजह से और एंटी इनकम्बेंसी की वजह से जीत रहे हैं। अलायंस जब काम करता है तो बहुत बढ़िया लगता है। अगर पश्चिम बंगाल में जैसा आपका अलायंस पूरा फॉर्मूला ही गड़बड़ा जा रहा है, ऐसे नंबर दिखा रहे हैं, तो अलायंसेस खराब लगते हैं। करेंगे जो भी नंबर है। विजय गोयल जी, आपका रिस्पॉन्स? कहने का मतलब है अलायंसेस एक रियलिटी है, उसकी कोशिश की जाती है, एक रियलिटी है। तो दूसरों के लिए मजाक उड़ाना और अपने लिए सही कहना, ये एनालिसिस गलत होगा। विजय गोयल जी, देखो, मैं एक बात बताऊं आपको। पहली बात तो मुझे नहीं पता ये कांग्रेस को डिफेंड करने क्यों लग गई। कभी तो पहले तो सरकार तोड़ के आई थी, सरकार छोड़कर आई थी। हम भी अलायंस से लड़ रहे हैं, इन्होंने अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस कर लिया है। दूसरा, हमारे में और कांग्रेस में एक बात समझिए जी, हम मेजर पार्टी का रोल करते हैं और ये लोग जो है नेशनल पार्टी होने के बाद भी किसी का भी जाके पल्लू पड़ते। पल्लू पकड़ना तो कोई गंदा शब्द तो नहीं इस्तेमाल किया मैंने, ये तो कहावत होती है, इसमें कौन सा गंदा शब्द मैंने इस्तेमाल कर दिया? केरला में और ये हमेशा छोटा पार्टनर बनते हैं। क्या सुनिए विजय गोयल जी, मेरी पूरी बात का जवाब दीजिए। आपने पूरा प्रयास किया तमिलनाडु में भी पल्लू पकड़ने का, आपने भी प्रयास किया, पर आप पल्लू पकड़ नहीं पाए, इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। फिर मुझे भी वही पकड़कर पल्लू खींचते भी हैं। महाराष्ट्र में देखा है शिवसेना के साथ, पंजाब में देख रहे हैं शिरोमणि अकाली दल के साथ।
ऐसी तो ये पार्टी है जिसकी ना आइडियोलॉजी है ना ही कुछ सोच है कि कैसे सत्ता में आना है। ओके, विजय गोयल जी जवाब दे रहे हैं। विजय गोयल जी, जो दो महिला नेता हैं हमारे पैनल पर, उन्होंने पल्लू पकड़ने वाले फ्रेज पर आपत्ति जताई है। नहीं, वो आपत्ति कोई बात नहीं, जताने दो उनको। ये तो पुरानी कहावत है और हमको तो कहावतें मुहावरे। आप पल्लू शब्द क्यों कह रहे हैं? आपने धोती तो नहीं बोला। अच्छा, अमर जी नहीं बोला, आपने पल्लू बोल दिया। प्लीज ऑब्जेक्शन तो होगा। ओके, आप विजय गोयल जी, आप एक बात समझिए, मैं जो बात कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। तो जब जिस समय प्रियंका कहती हैं उस समय मैं ये कहता हूं कांग्रेस मुक्त भारत, तो इसलिए क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी तो सब रीजनल पार्टी हैं। कांग्रेस का धीरे धीरे सफाया हो जाएगा, उसके बाद हम ये देखेंगे कि देश को एकता के स्वरूप में पिरोना है और सब जगह स्टेट और सेंटर के अंदर कोऑर्डिनेशन होना है। तो एक पार्टी की सरकार रहेगी तो मैं समझता हूं अच्छे कोऑर्डिनेशन से काम करेगी। अभी मेरे लिए तो खुशी की बात यह है कि मेरी बढ़त चारों राज्यों में, चारों राज्यों में हमारी सीटें भी बढ़ेंगी और चारों राज्यों में हमारा परसेंटेज बढ़ेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तारीख के साथ कोशिश कर लीजिए। सपने छोड़िए प्रियंका जी, मैं यही सवाल पूछ रही हूँ विजय गोयल जी से। आप कह रहे हैं कि पूरे देश में एक ही पार्टी हो, अगर ऐसा सपना है तो क्या इसे डेमोक्रेसी के लिए सही बात कहेंगे आप? एंड ऑफ द डे आप कह रहे हैं कि विपक्ष गायब हो जाए इस देश से, ये एक डेंजरस ट्रेंड है। नहीं चाहता ऐसी कौन सी पार्टी है? नहीं, ये सवाल जोड़िए विजय गोयल जी, इसका भी जवाब दीजिए। आप ये कहते थे कि सारा ऑपोजिशन खत्म हो जाए, ऑपोजिशन की आवाज बंद कर दी जाए। अच्छा, वो जवाब बंद कर दिया, वो जवाब दे रहे हैं में ना बोलने दिया जाए। प्रियंका जी और अमरजीत जी, विजय गोयल प्रधानमंत्री का जो सवाल पूछे तो जवाब भी सुनना पे आकर सवाल पूछे तो जवाब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी पूरा नहीं होने वाला। ओके, विजय गोयल जी। तमन्ना जी, मेरा ये कहना है आपके सवाल में सिर्फ सवाल जोड़ रही हूँ। आपके सवाल में विजय जी इसका भी जवाब दे दीजिए। जब आप अपोजिशन में थे आप कहते थे कांग्रेस सेंटर में, कांग्रेस स्टेट में, ये अच्छी बात नहीं है, ये डेमोक्रेसी के लिए बुरा है। ओके, उन्होंने सवाल समझ लिया, उन्होंने सवाल मत दीजिए। ओके जी, सवाल समझ लिया उन्होंने जी। देखिए सुनिए, ऐसी कौन सी पार्टी है जो अपनी पार्टी को पीछे करके और विपक्ष को आगे लाएगी? मैं तो चाहूंगा कि जब मोदी जी की सरकार अच्छा काम कर रही है तो हमारी पार्टी एनडीए की सरकार सारे देश के अंदर होनी चाहिए ताकि स्टेट के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। विपक्ष को मैं विपक्ष के लिए तो नहीं बिठाऊंगा, पर विपक्ष बैठेगा तो हम जरूर उसका आदर करेंगे। मेरे लिए आज खुशी की बात यह है कि जितनी योजनाएं हमारी चली हैं उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं चारों पांचों राज्यों के अंदर बीजेपी की सीटें भी बढ़ेंगी और परसेंटेज ऑफ वोट भी बढ़ेगा। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि बंगाल के अंदर हमारा 17% से वोट डाउन होगा, वो समझ लें कि पिछली बार हमको 58 लाख वोट मिला था और मैं अब उस वोट के अंदर बढ़ोतरी की आशा कर रहा हूं। चाहे मैं वहां सरकार ना बना रहा हूं, पर मैं वोट की बढ़ोतरी और सीट की बढ़ोतरी की मैं आशा जरूर कर रहा हूं। तो इसलिए ऐसे ही आसाम के अंदर अभी सुनिए, मैं एक मिनट लास्ट में बात कह दूं। आसाम के अंदर सुनिए, आसाम में बीजेपी ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करी, इसीलिए जो बांग्लादेशी बाहर से आए उनके चाहे कितने भी वोट बन गए हों, फिर भी बीजेपी ने यही नारा दिया कि जो लोग बांग्लादेशी बाहर से आए हैं बीजेपी सत्ता में आएगी तो वो उनको बाहर करेगी। हमने कभी ऐसी वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं की, चाहे उनकी एक साइजेबल संख्या आज बांग्लादेशी वोटरों की भी वहां पर बन गई है पिछले सालों के अंदर। तो मैं समझता हूँ हम प्रिंसिपल राजनीति कर रहे हैं सब जगह पर। एक छोटी सी बात ओके, एम के वेणु, मैं एक सिंपल सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं जो हिलाल जिसको कंफर्म करेंगे। 2014 में जो बीजेपी की जो वोट शेयर थी हर एक स्टेट्स में, उसके बाद जितने स्टेट्स में इलेक्शन हुए, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, सब जगह 4 से एवरेज 5% पॉइंट वोट इनका गिरा है। 2014 की तुलना में हर इलेक्शन में शेयर गिरा है। तो कोई उम्मीद नहीं है कि बंगाल में बढ़ेगा और विजय गोयल जी आशा कर सकते हैं मगर वहां भी गिरेगा। और नहीं, लेकिन वेणु देखिए, इफेक्टिवली बीजेपी ना आज बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में इसलिए है क्योंकि दे हैव नथिंग टू लूज। ये ऐसे चुनाव है, जिसमें ज्यादा स्टेक नहीं है, तो जो भी बढ़त है वो प्लस में ही है। इसीलिए तमन्ना, इसीलिए तो मैं वोट शेयर की बात कर रहा हूं बीजेपी की। हाँ, केरल में बीजेपी को अगर 1.5-2% वोट मिलता है तो वो या तो एलडीएफ या यूडीएफ के चांसेस को खराब कर सकते हैं। तो बीजेपी तो इन इलेक्शन में है ही नहीं आसाम के अलावा।
तो उनका कोई ज्यादा स्टेक है नहीं। लेकिन बिहार और दिल्ली के बाद असम की जीत किस तरह का बूस्ट कर सकती है केंद्र सरकार को भी, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद, जाएगा नहीं। पोल ऑफ पोल्स की चर्चा आज हम कर रहे हैं। चुनाव के बाद अब एग्जिट पोल्स आए हैं अलग अलग एजेंसीज की, और वो आंकड़े ऑफ कोर्स अलग अलग देख रहे हैं, लेकिन एक दिशा साफ नजर आ रही है। इस दिशा के मुताबिक असम जा रही है बीजेपी के खाते में। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी अभी भी बिल्कुल पॉपुलर बनी हुई है, और इनफैक्ट एक एग्जिट पोल के अनुमान से 2/3 तक उनकी सीट जा सकती है। केरल में कांग्रेस सरकार से हाथ निकल सकती है, एलडीएफ वहां पर सामने आ सकती है, तो लेफ्ट पार्टियों के लिए जीत है। तमिलनाडु में प्रिडिक्शन वैसे मुश्किल होता है, लेकिन जो अब तक एग्जिट पोल्स आए हैं वो एमके करुणानिधि को आगे दिखा रहे हैं। तमिलनाडु में जो एक प्रथा है कि हर 5 साल के बाद सरकार बदलती ही है, वो शायद अब जारी रहेगी। 1989 के बाद ऐसा चला आ रहा है, और शायद जयललिता भी उस जिंक्स को ब्रेक ना कर पाए। अब हम चर्चा करते हैं कि इन सारे 5 राज्यों के चुनावों का क्या इंपैक्ट है नेशनल पॉलिटिक्स पर। लेकिन उसमें आने से पहले एमके वेणु जी, एक जो थीम नजर आ रहा है इन चुनावों में वो है प्रोहिबिशन की, शराबबंदी की। केरल में शराबबंदी स्टेजेस में एक पार्शियल शराबबंदी लागू की गई थी उमन चांडी की सरकार द्वारा। उनकी हार नजर आ रही है इन एग्जिट पोल्स के मुताबिक। और दूसरी तरफ एमके करुणानिधि ने, डीएमके ने पूरी शराबबंदी का प्रॉमिस किया है। दूसरी तरफ जयललिता ने उसके बाद रिस्पांस में कहा कि पार्शियल हम लिकर बैन करेंगे। क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा इन चुनावों में? क्या ये एक फैक्टर रहा है लोगों के लिए वोट करते समय? मेरे ख्याल से शराबबंदी डोमिनेंट फैक्टर नहीं रहा। तमिलनाडु में भी वहां पे गया था, और इसका मेन इंडिकेशन ये है कि करुणानिधि ने, जयललिता ने जो डीएमके के जो टोटल प्रोहिबिशन के जो कॉल को रिस्पॉन्ड करते हुए जयललिता ने ये बोला कि भाई ये पार्शल और धीरे धीरे ही हो सकता है। इसका कारण ये है कि तमिलनाडु स्टेट के जो अपने टैक्स रेवेन्यू है 86,000 करोड़ में 30,000 करोड़ शराब से आता है, और वो पूरा वेलफेयर स्टेट तमिलनाडु का इसी के थ्रू चलता है। जो तमिलनाडु का जो पूरा जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है, तो वो ओवरनाइट नहीं हटा सकते, धीरे धीरे हटाएंगे। और मेरे ख्याल इलेक्ट्रेट को भी इसका अंदाजा है, तो ये बिहार वाला सिचुएशन नहीं होगा। मेरे ख्याल अगर डीएमके भी पावर में आती है तो वो पार्शल ही करेगी, धीरे धीरे करेगी। मेरे को नहीं लगता कि ओवरनाइट एकदम से बैन लगा देगी हर एक इसमें। क्योंकि जो वादे थे दोनों पार्टियों के बीच में, फ्रीबीज तो दोनों दे रहे थे, कई तरह की लोक लुभावनी चीजें अनाउंस की जा रही थी। ये एक डिफरेंशिएटर था कि शराबबंदी को लेकर करुणानिधि ज्यादा स्ट्रांग थे। उन्होंने अपने आप को चीफ मिनिस्टर भी बता दिया, ये भी साफ नहीं किया कि उनके बाद स्टालिन होंगे। फिर एक दिन कहा कि पार्टी बढ़ाए फैमिली से। लेकिन शराबबंदी एक बात थी जिन पर वो बहुत ही साफ तौर पर क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े। क्या ये एक फैक्टर था? ये भी एक इंटरेस्टिंग साइड स्टोरी शायद होगी इस चुनाव में। सुमन चट्टोपाध्याय जी, नेशनल पिक्चर पे आते हैं। नेशनल पिक्चर में लेफ्ट, बीजेपी और कांग्रेस के लिए किस तरह की तस्वीर उभर कर आ रही है एग्जिट पोल्स के बेसिस पर? देखिए, बीजेपी के लिए तो ये जो नतीजा आए है वो अच्छा ही है, क्योंकि अगर लेफ्ट और कांग्रेस का थोड़ा बेहतरी हो जाता बंगाल में या केरल में, तो एक्सपेक्टेड ही था। ये जो ऑनस्लॉट बीजेपी जो एप्रीहेंड कर रहा था राज्यसभा में बढ़ेगा, इसका उम्मीद थोड़ा बहुत कम हो गया है। और लेफ्ट केरल में आके खास तौर से नेशनल पॉलिटिक्स में कुछ कर पाएंगे ज्यादा, ऐसा तो मेरा उम्मीद नहीं होता है। लेकिन एक चीज ये एग्जिट पोल से उभर के आता है, जिसका कोई डिस्कशन हमने अभी तक किया नहीं। देखिए, ये डीएमके पार्टी की हस्तियों के खिलाफ सबसे बड़ा करप्शन का मामला अभी भी जारी है। 2G में है, ये बंगाल में शारदा था, नारदा था। तो जब चुनाव की बात आती है, ये करप्शन हिंदुस्तान में कोई इशू नहीं बन रहा है।
ये भी हमको सोचना चाहिए कि हम जिसको बोलता है कि बहुत करप्ट लीडर है, इतना किया उतना किया, जब चुनाव आता है तो वोटर लोगों के लिए इसका कोई असर नजर नहीं पड़ता है। बंगाल में कुछ हुआ ही नहीं। चुनाव जब चालू हुआ तो नर्मदा आया, उसमें देखा कि टीएमसी का इतना सारे लीडर खुलेआम पैसा ले रहे हैं। ये जो गठबंधन था वो सोचा था कि इसके असर पड़ेगा, कलकत्ता में पड़ेगा, अर्बन सेंटर्स में पड़ेगा, लेकिन ये जो एग्जिट पोल आया है इससे सिर्फ मालूम होता है कि इसका कोई असर नहीं है। तो ये जो स्टेटस को नेशनली है, इसमें थोड़ा जो बहुत ज्यादा अंतर होने वाला है ऐसा मेरा उम्मीद नहीं है। बट फॉर टीएमसी, ये जो टीएमसी दीदी ने जो दूसरे बार ये कमाल दिखाया है, इसका तो थोड़ा असर पड़ेगा। टीएमसी विल नाउ बी सॉट आफ्टर बाय बोथ द कैंप्स। बीजेपी भी टीएमसी को पास में रखने का कोशिश जारी रखेगा। कांग्रेस को भी दोबारा सोचना पड़ेगा कि बंगाल के लिए वो जो एक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस लेफ्ट के साथ किया था वो ठीक था या दीदी के साथ रहना ही अच्छा है। तो कांग्रेस में भी इसका इंट्रोस्पेक्शन शुरू होगा, ऐसा ही मेरा उम्मीद लगता है। हिलाल, ये एग्जिट पोल्स ठीक 2 साल बाद आ रहे हैं। 16 मई 2014 को ऐतिहासिक आम चुनाव के नतीजे आए थे। 2 साल बाद जब पूरा देश एक पॉलिटिकल सिनेरियो की समीक्षा कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, उस समय पर ऐसे एग्जिट पोल्स पर क्या कहना है आपका? किस तरह का पिक्चर पेश कर रहे हैं? देखिए, मैं ये जो हमारी तमाम चर्चा हुई है उसमें एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि हर एक चुनाव, हर एक राज्य अपने आप में अलग है और उसका जो चुनाव है उसको राज्य के संदर्भ में ही देखना चाहिए। उसके बाद जो चीजें राज्यों से उभर कर आती हैं उस पर जो हम विमर्श बनाते हैं और खासतौर से मीडिया विमर्श बनता है, वो एक अलग चीज है, राज्य की राजनीति एक अलग चीज है। जैसे अगर हम बीजेपी का उदाहरण लें, वेणु जी की बात से मैं सहमत हूं, ये बिल्कुल सही है कि जो पिछले आंकड़े हमारे सामने आए हैं उससे एक बात स्पष्ट है कि बीजेपी का जो वोट शेयर है वो लगातार घट रहा है। अगर हम देखें तो आसाम में अभी हमें नहीं मालूम कि क्या नतीजे आएंगे, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि उनको वाकई में गेन है, लेकिन वो कितना गेन होगा ये आगे आने वाले समय में। लेकिन इसको जो विमर्श इसका बनेगा, जैसे विजय गोयल जी कह रहे हैं, और मैं विजय गोयल जी की बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि वो उन लोगों में से हैं जो बराबर इनके मुंह से ये शब्द निकलता है कि ये एनडीए की सरकार है। ये उन लोगों में से नहीं है जो कि डंका पीटना शुरू कर दें कि मोदी की सरकार है। ये बहुत स्पष्ट बात है और इसीलिए बहुत रिस्पेक्टफुल आदमी है। तो मैं सिर्फ यहां पर ये कहना चाहता हूं कि जो विमर्श हम ये बनाना शुरू कर दें कि मोदी की सरकार है और अमित शाह की स्ट्रेटेजी काम कर रही है, मुझे लगता है कि उससे थोड़ा डाउन प्ले करना चाहिए। उसको इस रियलिटी से देखना चाहिए कि हर एक राज्य में चीजें अलग अलग तरीके से राजनीतिक तौर पर वो अनुदित होती हैं, और अगर हमने उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े कंक्लूजन निकालने शुरू कर दिए, चाहे वो एग्जिट पोल हो, चाहे वो पूरे के पूरे नतीजे हों, तो कहीं पर हम जो रियलिटी है और जो हमारा जो विमर्श है उसके बीच की दूरी को बढ़ाएंगे और फिर हम उम्मीद कर उसके बाद हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ सकते हैं। फैक्ट ये भी है कि जो लोग इन राज्यों में नहीं है इस वक्त, जो बाकी देश इस पूरे इलेक्शन को समझने की कोशिश कर रहा है, वो ओवरऑल पिक्चर देख रहा है। फॉर एग्जांपल हम आगे ये भी देखेंगे कि मार्केट्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं इन एग्जिट पोल्स को। पूरी तरह से रिएक्शंस बन रहे हैं। संजय सिंह जी, क्योंकि मोदी और अमित शाह तमन्ना मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूं, जो आपका सवाल है उसमें सिर्फ एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं, और वो ये कि जैसे जीएसटी का मामला है, जीएसटी के मामले में क्योंकि तमिलनाडु राज्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता चला आ रहा है पिछले 3 या 4 सालों में, तो निसंदेह ये इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अगर आप जीएसटी की पार्लियामेंट में पूरी बहस देखें तो जो द्रविडियन पार्टीज हैं उनका रवैया बिल्कुल अलग रहा है। तो एक बार फिर ये बात साबित होती है कि राज्यों की तरफ से आने वाला राजनीतिक जो दबाव है वो राष्ट्रीय राजनीति को तय करता है, ना कि राष्ट्रीय राजनीति राज्यों को। लेकिन हमने क्योंकि मोदी शाह की कॉम्बो की बात की हिलाल ने, इस बार हमने स्ट्रैटेजी में बदलाव देखा या नहीं? क्योंकि मोदी जी गए, प्रचार उन्होंने किया, लेकिन उस फोर्स से नहीं जैसे हमने बिहार और दिल्ली में देखा था। और जब भी गए
उन्होंने लोकल इश्यूज की बात जरूर की, लेकिन जो उस समय के नेशनल इश्यूज थे, जो राष्ट्रीय मुद्दे थे, उन पर भी टिप्पणी उन्होंने की। देखिए, एक तो फर्क ये है कि बिहार एक स्टैंड अलोन इलेक्शन था। यहाँ 5 राज्यों में चुनाव है, तो प्रधानमंत्री का या पार्टी अध्यक्ष का जो भी होगा उसका समय बटेगा। दूसरा, एक मीडिया में एक ओवर ड्राइव पे हम जाते हैं क्योंकि नाम वो बिकते हैं। अगर बिहार या दिल्ली चुनाव के लिए आप दोनों को हार का जिम्मेवार ठहराएंगे तो फिर यहाँ फिर विमर्श का, जैसे वो हिलाल कह रहे थे, विषय वही होगा और उनके लोग ऑब्वियसली उस चीज को कहेंगे। एक सुमन इंटरेस्टिंग चीज कह रहे थे कि करप्शन का वही इम्पैक्ट स्टेट इलेक्शन में कहीं नहीं दिखता। आप पूरे इतिहास देख लीजिए, जो पार्टियां, जो कोई भी पॉपुलर रीजनल पार्टी है, उसको करप्शन से कभी फर्क नहीं पड़ता। मायावती को नहीं पड़ता, लालू प्रसाद यादव को नहीं पड़ता, जयललिता को नहीं पड़ता, करुणानिधि को नहीं पड़ता। नेशनल जो 2 पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, उनको फर्क इसका जरूर पड़ता है। इस चुनाव के बाद एक चीज तो मान लीजिए कि बीजेपी आसाम में, वहां केरला में खाता भी खोल लेती है, तो वो तो मतलब टावर पे चढ़ करके अपना पटाखे फोड़ेंगे कि देखो जी, आसाम से लेकर डाउन साउथ टू नॉर्थ ईस्ट हमने किला फतह कर लिया, जो बीजेपी के लिए विंध्या को क्रॉस करने में 2008 में हुआ था जब वो कर्नाटका में जीते थे। कांग्रेस में एक मंथन का दौर, फिर ये भी वहां मतलब कुछ सवाल उठेंगे, कुछ बाहर से हमारी तरफ से काफी कुछ कहा जाएगा कि कांग्रेस में लीडरशिप का इशू फिर से वो होगा, फिर प्रियंका गांधी लाओ, मतलब वो नारे फिर से वो बुलंद होंगे। लेकिन स्ट्रेटेजिकली तो इसको देखना पड़ेगा कि कांग्रेस ने क्या सही डिसीजंस लिए, चाहे वो गठबंधन के हो, चाहे अपनी प्रोजेक्शन के हो। देखिए, लेफ्ट के साथ जाना, अगर आप देखेंगे राहुल गांधी जेएनयू या बाकी जगह पे भी वो लेफ्ट लिंगो पे ज्यादा, मतलब कांग्रेस की जो मूल वो थी, वो मतलब थोड़ा लेफ्ट की तरफ उनका वो टिल्ट था। यहाँ साथ में है नहीं है दोनों चीजें। केरल में ठीक है, उसका असर इसलिए नहीं पड़ता कि वहां 2 ही वो पार्टी थी ना, 2 ही वो पक्ष थे, पार्टी नहीं 2 पक्ष थे, तो उसमें से एक जीतेगी। लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस, अभी अमरजीत जी लेफ्ट फ्रंट कह रही थी, कांग्रेस का नाम उन्होंने नहीं लिया, वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये एक ऐसा अलायंस था कि आप दोनों आकर के मिलकर के एक डेस्परेशन की सिचुएशन में आकर के मिले और ममता बनर्जी को चैलेंज नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद अगर नतीजे इस तरह के आते हैं तो काफी कुछ चर्निंग प्रोसेस वो होगा, और मतलब बाकी तो अभी नहीं, ये चुनाव ऑल्सो एक स्टेज सेट करते हैं। जी वेणु, मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। ये आपने असम की बात, अगर बीजेपी अलायंस जीतती है तो मुझे लगता है कि ये अनईजी अलायंस होगा, क्योंकि अभी लोग ऑलरेडी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी अलायंस के साथ आती है तो जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट उन्होंने पहले प्रोजेक्ट किया है, उनको ज्यादा दिन शायद टिकने ना दें। जो दूसरे जो दावेदार हैं, जैसे हेमंत बिस्वाल हैं और एजीपी, वो भी अपना रिप्रेजेंटेशन मांगेगा, तो एक तरह से ये जो है, ये अलायंस डिफिकल्ट होगा जीतने के बाद भी, ये मेरा मानना है। ओके, लेकिन जो अलायंस की बात है जी, कांग्रेस और लेफ्ट की, प्रियंका, खास तौर पर एक एक्सपेरिमेंट था, एक प्रयोग था पश्चिम बंगाल में, क्या उसे एक बेसिस के तौर भी देखा जा रहा था, जहां 2019 की तरफ अब तैयारियां बढ़ेंगी? 2 साल पूरे हुए हैं सरकार के और आगे जाकर तैयारियां शुरू करने लगेंगे सारे विपक्ष पार्टियां कि किस तरह का गठजोड़ बन रहा है या नहीं। ये टेस्ट केस है कांग्रेस और लेफ्ट के लिए, जो पश्चिम बंगाल में आप लोग ने गठबंधन किया। नहीं, देखिए, जब जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस साथ में आए थे बिहार में, तो इसी तरीके के प्रश्न उठे थे। और अगर शायद हमारे रिजल्ट, बिहार के रिजल्ट कॉन्ट्ररी जाते, भारतीय जनता पार्टी की तरफ होते, तो शायद संजय सिंह जी यही बोल रहे होते कि अलायंस ऐसा था या ये था या ये गलत था या ये परम्यूटेशन नहीं है, ये कॉम्बिनेशन राइट नहीं है। हमने जो डिसाइड किया था, मैं कह रहा होता उस चीज को। हाँ जी सर, आप बोल लीजिए। मैं क्या कह रहा होता उसको आप सेकंड गेस मत करिए प्लीज। नहीं, आपने कहा कि यहाँ पे आपने कांग्रेस और लेफ्ट के अलायंस के बारे में यहाँ पे टिप्पणी की, तो मैं उसी के बारे में कह रही हूँ कि अगर बिहार का रिजल्ट भी अलग तरीके से जाता तो शायद आपकी टिप्पणी ये होती। मैंने ये नहीं कहा आपकी टिप्पणी ही यही होती। तो सिंह जी, मैं बस यही कह रही हूँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं
जहां पे वो डिस्कस करते हैं कि ये राइट अलायंस था नहीं था, परम्यूटेशन राइट है, कॉम्बिनेशन राइट है, और वो हम भी देखेंगे कि अगर नहीं सही चला या अलायंस सक्सीड नहीं कर पाया तो क्या कारण थे, क्यों ऐसा हुआ। पर हम इसको ये नहीं देखेंगे कि अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है सिंपली बिकॉज आइडियोलॉजिकली जो हम जिस के साथ जुड़े थे और जिन मुद्दों को लेकर जुड़े थे उन मुद्दों पे हमारा कॉमन मिनिमम अग्रीमेंट था। अनलाइक व्हाट यू आर सीइंग इन असम, जहां भारतीय जनता पार्टी और असम गण परिषद का कोई कॉमन मिनिमम अग्रीमेंट भी नहीं है, दोनों आंख से आंख नहीं मिला पाते हैं, पर शायद सरकार चलाएंगे। हमने जम्मू और कश्मीर में भी देखा है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपॉर्चुनिस्टिकली एक अलायंस बनाए हुए है। जी, ये सवाल उठ खड़े होते हैं। अमरजीत कौर जी, डूइंग व्हाट यू हैव टू डू एज अ पॉलिटिकल पार्टी, वी विल डू व्हाट वी कैन बेस्ट डू फॉर द पीपल। ओके जी, अमरजीत जी, मैं हिलाल से बिल्कुल सहमत हूं कि स्टेट टू स्टेट सिचुएशन वेरी करती है जब असेंबली इलेक्शंस होती हैं। दूसरी बात मैं सीधे कहना चाहती हूं कि वेणु जो कह रहे हैं बीजेपी और एजीपी के अलायंस और गवर्नमेंट कैसे चलेगी, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि नेता कौन होगा, सवाल ये भी है कि बीजेपी के और एजीपी की खुद की परसेप्शन जो है, वहां का जो क्वेश्चन है माइग्रेंट और उनकी नेशनैलिटी और उनकी सिटीजनशिप, उसका ब्रेक ऑफ ईयर एंड ऑल, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। और नेशनल कल्चर और रीजनल कल्चर और कल्चर के कंसेप्ट्स के ऊपर इनका टोटल कंट्रडिक्शन, ये भी एक चीज है। लेकिन वहां इन्होंने अलायंस किया क्योंकि वो अलायंस ही इनको जीत दिला सकता था। ये इश्यूज आएंगे। मैं सीधे सीधे कहूंगी कि कोई ये नहीं कह सकते कि मोदी जी ने ध्यान नहीं दिया इन इलेक्शनों पे। बहुत मोदी और अमित शाह ने काम किया। डिफरेंस सिर्फ इतना था दिल्ली और बिहार के इलेक्शन के मुकाबले में कि इन्होंने लोकल लीडर्स को भी बोर्ड्स के ऊपर स्पेस दिया, बातचीत में और स्टेज के ऊपर स्पेस दिया, उसका इन्होंने एडवांटेज लिया। नहीं, फॉर एग्जाम्पल असम में ये स्ट्रेटेजी अलग, सोनोवाल को इन्होंने आगे किया, सोनोवाल और सोनोवाल को इन्होंने अलग रखा, सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा की जो इन्होंने आगे किया, दोनों को प्रोमिनेंस। बिल्कुल जी, विजय गोयल जी प्रोमिनेंस दी, क्या मान रही हूँ आपसे, ये प्रोमिनेंस दी इन्होंने। जी, तो बीजेपी से पूछते हैं इसके बारे में, क्या विजय गोयल जी ये एक चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी थी जो शायद अगर ये नतीजे सही निकलते जैसे एग्जिट पोल बता रहे कि ये काम कर गई? ये डेफिनेटली चेंज ऑफ स्ट्रेटजी तो पॉलिटिक्स में रहती है, पर मैं इसमें बताता हूं कि आपने जो पूछा ना, अब नेशनल पर्सपेक्टिव में क्या होगा, सबसे बड़ी बात है इसकी मैसेजिंग बहुत अच्छी पूरे देश के अंदर जारी है। जैसा कि बिहार और दिल्ली के बाद ऐसा लगने लगा था कि भाई मोदी जी का जादू कोई उतरने वाला है या उनकी योजनाएं सफल नहीं हो रही हैं, तो एक तो वो मैसेज बड़ा करेक्ट हो जाएगा इन चारों इलेक्शन के बाद। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो चाहे वो डीएमके हो, एआईडीएमके हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, सब भ्रष्टाचार के मामलों में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं जी। तीसरा, मेरे को संजय सिंह जी मेरे अच्छे दोस्त हैं और हिलाल जी ने और सुमन जी ने भी ठीक बात कही। मुझे ये नहीं समझ आया कि वेणु जी को अचानक कैसे लगने लग गया कि भाई सर्बानंद सोनोवाल जी, जिनको हमने अपना सीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, वो सीएम नहीं रहेंगे। अरे भाई, एजीपी कितनी सीटों पे लड़ रही है और हम कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं। एजीपी का भी यही था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालो, बीजेपी भी का है बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालो। तो ये आज एक नई चीज जो उन्होंने छोड़ दी है कि नहीं, सर्बानंद सोनोवाल कंटिन्यू नहीं करेंगे, ये कौन सी एस्ट्रोलॉजी वो लेकर आए हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। वेणु क्लैरिफाई कर रहे हैं जी। एक मिनट, मेरे को वेणु पूरी बात करने दो। ये तो एक कोई पॉलिटिकल आदमी कहता तो एक मिनट सुन, मेरे को पूरा करने दीजिए। कोई पॉलिटिकल आदमी कहता, कोई कांग्रेसी कहता तो मुझे बात समझ आती है कि सरकार बनने से पहले उसको डिस्टेबलाइज कर दिया जाए, किंतु आप जैसे व्यक्ति जिसको हमने डिक्लेयर किया हुआ है और जिसको हम कह रहे हैं कि भी एक स्ट्रेटेजी में चेंज लाए हैं हम, कि भाई इस बार हम सीएम के, तो उनको क्लैरिफाई करने दीजिए कि वो क्यों कह रहे हैं। आपने क्लियरली सवाल पूछा है वेणु जी। मैंने देखिए, मैंने विद ड्यू रिस्पेक्ट मैंने ये कहा कि आपके चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि वो हट जाएंगे। मैंने कहा कि ये अलायंस को चलाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि रीजनल आइडेंटिटी दिक्कत हो सकती है। का जो के साथ आज पहली बार अलायंस नहीं हो रहा हमारा, हम तो हमेशा एजीपी के साथ। गोयल जी, आप देखिए, एज ए एनालिस्ट है तो वो अपना व्यू बता रही है। बात अमरजीत कौर ने भी कही कि उनको लगता है कि आपके अलायंस इतनी नहीं होने वाली है। नहीं, अमरजीत कौर जी की तो बात मुझे समझ आती है, वेणु जी की नहीं समझ आई बात। दो चीज तमन्ना जी मैं जोड़ रही हूँ, ये कहना। अच्छा, नहीं अमरजीत कौर जी, पहले वेणु को अपनी बात पूरी रखने दीजिए, क्योंकि वो स्पेसिफिकली कह रहे कि आप पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते, फिर आपने टिप्पणी क्यों की। जी वेणु जी।
मैं विजय जी मैं ये कह रहा हूँ कि एजीपी नहीं आप विजय जी आपका एजीपी से तो रिश्ता है और अंडरस्टैंडिंग है। मैं कह रहा हूँ कि जो हेमंत बिस्वाल है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्योंकि वो बेसिकली कांग्रेसी है वो, और वो आगे जाके वो कांग्रेस डीएनए है और बहुत सारे कांग्रेसी हमारे आते हैं, इसमें क्या बात है? ओके, पहले भी कांग्रेस के लोग आए हैं पूरी डिबेट में एक इंटरेस्टिंग चीज अंदर एडजस्ट हो गए, एक पूरी डिबेट में इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आएगी कि संजय सिंह की बातें प्रियंका चतुर्वेदी को पसंद नहीं आई और एमके वेणु की बातें विजय गोयल जी को पसंद नहीं आई, लेकिन जो हमारे एनालिस्ट आते हैं वो अपनी व्यू लेकर आते हैं। एज अ पार्टी आप अपना व्यू लेकर आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम अपने दर्शकों को हर तरह का व्यू दे तो आप अंत में अपना खुद का मन बना सकते हैं। तो इन 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उनमें वोटिंग खत्म हुई है, 19 मई को नतीजे आएंगे। फिलहाल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव जिसका असर नेशनल पॉलिटिक्स पर बिल्कुल आगे चलकर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।